हेलो गाइस, आशा है कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप किस तरह से अपना स्ट्रेटजी बना सकते हैं नेक्स्ट 2025 के लिए। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको किस तरह का प्रिपरेशन करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में यही जानकारी प्राप्त करेंगे और ये भी बात करेंगे कि आपको ये जो मटेरियल्स है या फिर मॉड्यूल्स है ये सब कहाँ मिलेंगे। इन सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिल जाएगा। आखिर में किस तरह का लेवल होता है नेक्स्ट 2025 का होने वाला है, इसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को लंबा ना करते हुए और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या आखिर में नेक्स्ट 2025 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम लोग ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर में सिलेबस क्या है, आखिर में हम लोग का सिलेबस क्या है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे ये कि जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। तो ये इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ में बात करेंगे कि आखिर में मटेरियल कहाँ पे मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या कैसा रहता, जेई एडवांस जैसा रहता या फिर नीट के जैसा रहता या फिर CUET के जैसा होता है, इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कंसेप्ट बिल्ड कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सा बुक आपको रेफ़र करना चाहिए नेक्स्ट 2025 के एग्ज़ाम के लिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी PYQ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। आपको एक तरह से आइडिया मिल जाता है कि आप किस तरह का प्रॉब्लम आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, यानी कि आने वाले पेपर में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको नेक्स्ट 2025 को एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आप सभी को गाइडेंस का बहुत ज़्यादा रोल होने वाला है, क्योंकि बिना गाइडेंस के आप नेक्स्ट 2025 का कर सकते हो क्रैक, लेकिन ईजी वे में अगर बात करें तो गाइडेंस ही बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है नेक्स्ट 2025 के एग्ज़ाम में। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि आखिर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो पहले ये बात है कि 2025 की बात कर रहे हैं, जो स्टूडेंट 2025 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं नेक्स्ट 2025 का, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया हो सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आखिर में एज रिलेटेड कोई इशू है या नहीं, रिस्ट्रिक्शन है या नहीं, इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तो देख सकते हो। और बात करेंगे जो भी नेक्स्ट 2025 का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वो इस चैनल पे बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले इन्फॉर्मेशन आप सभी के पास बहुत जल्दी ही पहुंच सके। तो आज की बात करते हैं कि आखिर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट में ये है कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा, 12th एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 2023, 24 या फिर 25 में आपको 12th एग्ज़ाम पास करना होगा। अगर आप इससे पहले करते हो तो आपको नेक्स्ट 2025 के एग्ज़ाम में बैठने का अलाउ नहीं मिल पाता, यानी कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर हो जाते हो। तो देख सकते हो, यानी कि 2 ड्रॉपर यहाँ के लिए मतलब इसके लिए अच्छा रहता। कहने का मतलब 2 ड्रॉपर तक ही ले सकते हो, इसके बाद अगर 3rd ड्रॉप लेते हो तो आपके लिए ये नहीं एलिजिबल आप नहीं हो पाते। तो देख सकते हो 2023 या फिर 24 या फिर 2025 के जो स्टूडेंट है जो बोर्ड एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, वही स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो आप एलिजिबल किस कोर्स के लिए होगे। तो बात करते हैं इंटीग्रेटेड MSc। तो यहाँ पे आप क्या हो चुका है, जो अब इस बार से जो नया कोर्स हुआ वो क्या हुआ, इंटीग्रेटेड MSc को हटाकर क्या कर दिया गया, BSMS कोर्स कर दिया गया। BSMS कोर्स करने का मतलब आप BS भी कर सकते, BS करने के बाद MS करना पड़ता, बट यहाँ पे इंटीग्रेटेड होता है। बट BS करने के बाद आप क्या कर सकते हो, इस कॉलेज से यानी कि इस इंस्टीट्यूट से लीव कर सकते हो। बट ऐसा नहीं होता इंटीग्रेटेड MSc की कोर्स में। अगर आप इंटीग्रेटेड MSc की कोर्स से आप 3 साल के बाद आप निकल जाते हो तो आपको डिग्री नहीं दिया जाता। बट BSMS कोर्स में ऐसा नहीं होता। अगर आप 3 साल के बाद BS कर लेते हो तो आपको डिग्री दे दिया जाता है BS कोर्स के लिए। तो ये है डिफरेंस। तो अब मतलब कि पहले क्या होता था, आइजर की बात करते हैं, आइजर की तुलना में बात करते हैं तो आइजर में क्या होता है, BSMS कोर्स होता है। कहने का मतलब आप BS करके यानी कि BSc करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, IIT एग्जाम देकर IIT में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर कई और इंस्टीट्यूट है, या फिर PhD इंटीग्रेटेड PhD के लिए अब्रॉड जा सकते हैं। आइजर में ऐसा है, अभी भी चल रहा, बट नाइजर में ऐसा नहीं था, ना ही CBS में। लेकिन इस बार से आप लागू ये हो गया कि BSMS कोर्स हो चुका है। इसके अलावा बात करते हैं तो जो सेकेंड है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है 60% मार्क इन बोर्ड एग्ज़ाम। बोर्ड एग्ज़ाम में आपको कितना होना चाहिए, बोर्ड एग्ज़ाम में आपको होना चाहिए कितना, क्लास 12th एग्ज़ाम में 60% मार्क होना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं तो जो जनरल ये जो 60% मार्क है वो होना जो किस कैटेगरी के लिए है, वो OBC कैटेगरी और जनरल के लिए ये है।
अगर बात करते हैं तो जो SC ST है या फिर बात करते हैं जो दिव्यांगजन है उनके लिए कितना % मार्क लाना ज़रूरी है, तो ये देख सकते हो यहाँ पे आपको 55% यानी 55% आपको लाना ज़रूरी है। अगर उसके बाद अगर आप ये सारे एलिजिबिलिटी को फॉलो करते हो, क्राइटेरिया को फॉलो कर सकते हो, तो आप क्या करते हैं नेक्स्ट 2025 का एग्ज़ाम दे सकते हो। और एक अगर मेरिट लिस्ट आप आते हो तो आप क्या कर सकते हो, नाइजर या CBS मुंबई में जैसे एक बेहतरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेते हो। तो चलिए आगे बात करते हैं आखिर में सिलेबस क्या है। सिलेबस की बात करते हैं तो जो सिलेबस JEE, नीट, JEE एडवांस या फिर CUET इन सब में रहता है वही सिलेबस क्या रहता है नेक्स्ट में रहता है, यानी कि इसमें रहता है। इसके अलावा बात करते हैं JEE एडवांस, क्योंकि मेन रूप से ज़्यादा से बच्चे नेक्स्ट के बारे में जानते ही नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं नीट, तो कुछ बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं इन 2 एग्ज़ाम को ही देते हैं प्रेफर, बट उन लोगों को पता नहीं होता है कि आखिर में नेक्स्ट एग्ज़ाम क्या है। तो आप लोग जान सकते हो इसका भी एग्ज़ाम जो सिलेबस है वो सेम रहता है नीट का और JEE का, बट इसका थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो होता है लेवल ऑफ क्वेश्चन। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले ये जान लेते हैं जो न्यू NCERT रेशनलाइज सिलेबस है वही क्या है नेक्स्ट 2025 का सिलेबस होने वाला है, तो ये देख सकते हो। उसके अलावा बात करते हैं आखिर में प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी किस तरह से होना चाहिए आपको। पहले तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको कुछ ऐसे चैप्टर हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो बहुत मतलब हर बार पूछा जाता है, तो वैसे चैप्टर को आपको ज़्यादा ही ध्यान देना होगा। उसके अलावा प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन को, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उतना ज़्यादा आपको कंसेप्ट बिल्ड होता है। उसके अलावा PYQ तो नेसेसरी है, आप बिना PYQ के नेक्स्ट 2025 क्रैक नहीं कर सकते हो, जनरली नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लेवल ऑफ जो प्रॉब्लम आते हैं कैसे आते हैं वो आइडिया नहीं मिल पाता कि किस तरह का आने वाला और इससे आपको पैटर्न का भी पता चलता है। इसके अलावा एनालिसिस करने में भी आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। अगर आप PYQ कर रहे हो तो ऐसा बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होंगे जो आपसे सोल्व नहीं होते, तो उसको क्या करना है, आपको क्या करना है, एनालाइज करना है। एनालाइज किस तरह से कर सकते हो, तो इसको आप AI आजकल तो एडवांस टेक्नोलॉजी भी आ चुका है, तो आप AI का सहायता ले सकते हो और PYQ सोल्व कर सकते हो। अगर नहीं बन रहा है तो प्रोफेसर मतलब टीचर से आप पूछ सकते हो जो कोचिंग जा रहा है, या फिर स्कूल टीचर से आप पूछ सकते हो। इसके अलावा फोकस ऑन इम्पोर्टेंट चैप्टर, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। साथ में रेगुलर रिविजन, अगर रिविजन नहीं कर पाते तो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। स्टडी मटेरियल की बात करते हैं तो आप 2 तरह से निर्भर रह सकते हो। एक तो अपने कोचिंग मटेरियल पर रह सकते हो, और कोचिंग मटेरियल जैसे कि बात करते हैं JEE या फिर नीट का, तो उनका बहुत सारा का प्रॉब्लम आता है, कंप्रहेंसिव आता है, मतलब ऐसा बहुत सारा है। तो आपको क्या करना होगा, मतलब कि कोचिंग मटेरियल पे आपको ज़्यादा फोकस करना होगा, मतलब कि जो कंसेप्ट बिल्ड करते हैं वैसा। ये नहीं आता है कि जो NCERT जस्ट उतर के आता है लाइन बाई लाइन, ये आपको नहीं करना। आपको कंसेप्ट को बिल्ड करना, कंसेप्ट को आपको समझना है। समझने के बाद ही आप नेक्स्ट के पेपर को सोल्व कर सकते हो। ऐसे आपको बहुत ही प्रॉब्लम आएगा, आप एक तरह से नहीं कर सकते हो। तो दूसरी तरह अगर बात करते हैं मटेरियल की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। यहाँ पे आपको क्या मिल सकता है, स्टडी मटेरियल मिलता है। स्टडी मटेरियल इन द सेंस ऑफ कहने का मतलब यहाँ पे जो नेक्स्ट का जो लेवल होता है उस तरह का आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है। और मैंने कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम दिए थे पिछले बार कि शायद आ सकते, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट चैप्टर का PDF कहाँ मिलेगा, ये सब कहाँ पे मिलता है, नाजेशो चैनल पे आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे पिन में देख सकते हो आप। उसके अलावा अगर आपको नहीं मिल पाता तो आप हमसे DM कर सकते हो, वहाँ पे आप पा सकते हो। इसके अलावा लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, आखिर में एग्जामिनेशन का लेवल कैसा होता है, तो मैं बताने वाला हूँ कि जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन होता है नेक्स्ट का, वो कंसेप्ट होता है। न्यूमेरिकल नहीं आते उतना, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट होते हैं, यानी कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा फोकस किया जाता है नेक्स्ट में। तो आपको क्या करना होगा, JEE और JEE एडवांस के बीच में, यानी कि आप इन सब का क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस सीट आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ तो ऐसे होते हैं, कुछ ऐसा रहते हैं एग्जाम, मतलब कि नेक्स्ट में प्रॉब्लम जो क्वेश्चन आते हैं वो JEE से भी और JEE एडवांस से जस्ट एक तरह से कर सकते हैं आ जाता है। JEE और JEE एडवांस के PYQ से आ सकता है, ऐसे आ भी चुका है। तो आप ये कर सकते हो, ये फॉलो कर सकते हो। और यही सारे मटेरियल हम कहाँ पे सेंड करते हैं, नाइजेस्टो टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप देख सकते हो। और जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन होता है वो JEE और JEE एडवांस के, कभी कभी तो ये JEE एडवांस को भी पीछे छोड़ देता है। नेक्स्ट का जो कंसेप्ट बिल्डिंग, यानी कह सकते हैं कंसेप्ट को जो चेक करने का जो तरीका है वो बहुत ही यूनिक है नेक्स्ट एग्जामिनेशन।
अगर बात करते हैं आज एप्टीट्यूड टेस्ट, तो वो आप नीट के लेवल से कंपेयर कर सकते हो, वो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। बट नेक्स्ट की बात करते हैं, अगर बात करते हैं तो 180 नंबर में अगर बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 110, 120 ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है, यानी AIR1। समझ सकते हो कहने का मतलब कितना कंसेप्ट लगता है इस बनाने में, यूज किया जाता है, माइंड के साथ खेला जाता है ऐसा, ताकि मतलब इस तरह का आपको प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट एक तरह इतना ज़्यादा कंसेप्ट क्वेश्चन है कि आपको अच्छा से अगर प्रिपेयर करते हो, कंसेप्ट बिल्ड करते हो, तो आपको इजीली हो जाएगा, बहुत कम नंबर पे नाइजर और CBS में एडमिशन में मिल जाता है। कटअप के बारे में बात करते हैं तो कटअप के आप देख सकते हो दूसरे वीडियो में। आज बात करते हैं कंसेप्ट बिल्डिंग की। तो कंसेप्ट बिल्डिंग की बात करते हैं, अगर आखिर में आप कंसेप्ट को बिल्ड किस तरह से कर सकते हो इसके बारे में समझते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना होगा, PYQ करना नेसेसरी है, PYQ करना नेसेसरी है। अगर आप PYQ नहीं करते हो तो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो कि आखिर में किस तरह का प्रॉब्लम आखिर में पूछा जाता है नेक्स्ट में। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है PYQ। जितना ज़्यादा आप PYQ पे फोकस करोगे और उसके सॉल्यूशन को एनालाइज करोगे, उतना आपको बेहतर रहेगा वो आपके लिए। साथ में जो JEE और JEE एडवांस का जो PYQ होता है वो भी आपको करना है। तो मैं जो बात करें तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसी से रिलेटेड JEE एडवांस और JEE से रिलेटेड मैं क्या करता हूँ, प्रैक्टिस सीट शेयर करता हूँ। तो आप यहाँ पे आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, और बहुत सारे यहाँ पे बेनिफिट आपको मिलता है टेलीग्राम चैनल। अगला बात करते हैं कि आखिर में कौन कौन सा बुक है जो रिक्वायर्ड है नेक्स्ट 2025 के को क्रैक करने के लिए। अगर बात करते हैं बायोलॉजी की, तो कैम्पबेल इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। आप कह सकते हैं यहाँ से आपको कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो आपको कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए आपको कैम्पबेल पढ़ना नेसेसरी। यानी कोई ऐसा नहीं है कि सारा कैम्पबेल का सारे चैप्टर पढ़ना, कुछ ऐसा चैप्टर मैंने PDF शेयर कर दिया टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे देख सकते हो, या फिर पिन सेक्शन में, या फिर अगर नहीं मिल रहा है आपको तो आप DM कर सकते हो। तो कैम्पबेल का जो कुछ ऐसे चैप्टर है, जैसे कि जेनेटिक्स की बात करते हैं या फिर बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल उससे प्रॉब्लम आते रहते हैं। तो आपको उन चैप्टर पे, उन टॉपिक पे आपको ज़्यादा क्या करना होगा, फोकस करना होगा। जेनेटिक्स की बात करते हैं तो ऐसे ही बात करते हैं NCERT का। अगर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो NCERT मेनली NCERT से ही आता है, बट आपको अच्छा से पढ़ के जाना होगा। साथ में आप ऑर्गेनिक के लिए सबसे अच्छा जो बुक माना जाता है वो होता है क्लेडन आप अच्छे से रेफर कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोचिंग मटेरियल पे ज़्यादा ही फोकस करना होगा। जितना ज़्यादा आप कोचिंग मटेरियल पर फोकस करोगे उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। और फिजिक्स की बात करते हैं, SC वर्मा सर का बुक है। ये मैंने क्यों रेफ़र किया SC वर्मा सर का, क्योंकि यहाँ पे जो आपको कंसेप्ट समझने का जो कंसेप्ट समझ सकते हो इस बुक से, वो अलग ही लेवल का है। यानी कि आप अच्छे यहाँ पे बहुत टाइप के प्रॉब्लम भी यहाँ पे पूछा गया है ना। तो आपको क्या करना होगा, जितना आपको प्रॉब्लम यहाँ के सोल्व करते हो उतना बेहतर रहेगा। साथ में जो मैंने स्टडी मटेरियल शेयर कर रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल से हर वीक, वो आपको सोल्व करना है। अगर बात करते हैं बायो को, तो बायो को मैं अपलोड करता चला जाऊँगा। तो कोचिंग मटेरियल आप इस पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप ये बुक फॉलो नहीं करते हो तो आपको कोचिंग मटेरियल और उसके जो प्रॉब्लम आते हैं उस पर आपको निर्भर रहना होगा। और मैं बता रहा हूँ PYQ तो करना मस्ट है। अगर आप नहीं कर पाते तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा नेक्स्ट 2025 को क्रैक करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कितना बार PYQ का क्या किया, फोकस किया। मतलब कि आपको PYQ करके ही जाना है। अगर आप नहीं करते हो तो आपके लिए बहुत ही बुरा होगा एग्ज़ाम। ये होता है CBT एग्ज़ाम, इसके बारे में आप एक अलग वीडियो देख सकते हो कि किस तरह का एग्ज़ाम होता है नेक्स्ट का। और इसके अलावा आज बात करते हैं कि आखिर में प्रिपरेशन स्ट्रेटजी किस तरह का होना चाहिए। अगर बात करते हैं जो लास्ट है वो होता है गाइडेंस। आखिर में आपको गाइडेंस किससे मिलेगा, जो कर चुके हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं, उससे आपको गाइडेंस लेना चाहिए। अब देख सकते हो, आप ये बोलेंगे आप लोग कि आखिर में ये गाइडेंस कहाँ से मिलेगा भैया। तो ये आपको कहीं नहीं जाना, या आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना नाइजेस्ट्रो, यहाँ पे आपको सारा गाइडेंस मिलता चला जाएगा। और यहाँ पे जनरली क्या होता है, टेलीग्राम चैनल पे आपको एक लाइव सेशन भी अटेंड करने को मौका मिलता है, जिसमें आप सीनियर से, कहने का मतलब हमसे या फिर किसी और से आप पूछ सकते हो अपना डाउट कि आखिर में किस तरह का करना है प्रिपरेशन और क्या टाइम टेबल होना चाहिए, इसके बारे में भी आप पूछ सकते हो यहाँ पे। तो ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आप कुछ भी पूछ सकते हो। कहने का मतलब आप नेक्स्ट से रिलेटेड या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हो। और अगर आपको तभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप DM कर सकते हो और लाइव कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं यहाँ पे।
तो ये है, इस चैनल का ये बेनिफिट है, और सारे बेनिफिट है वो मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ। तो आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के लिए इतना ही है, और बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी तरह का और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस एग्ज़ाम को कई लोग जानते ही नहीं हैं कि किस तरह का एग्ज़ाम है। और इससे अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप नाइजर या फिर सीवी जैसे एक बेहतरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेने का मौका मिलता है। और यहाँ की बात करते हैं तो ये रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे जो फंडिंग आता है, जो फैसिलिटी है, वो नेक्स्ट लेवल का है। अगर आप बात करते हैं कुछ नया जो आईटी है उसके कंपैरिजन में आप कर सकते हो, बात कर सकते हो, तो नाइजर वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस रिसर्च इंस्टीट्यूट आप बोल सकते हो। और ये किसके अंदर आता है? ये HBNI के अंदर आता है, और इसका जो NIRF रैंकिंग है शायद 6 है 2024 के अनुसार। तो देख सकते हो जो रिसर्च एरिया की बात करते हैं तो NIRF रैंकिंग कितना है? 6। यानी कि IIT के कुछ अच्छे IIT के बाद ही किसका नंबर आता है? HBNI, यानी कि नाइजर का आता है। तो आप सोच सकते हो कि कितना अच्छा है रिसर्च एरिया में। तो आप देख सकते हो। और इसके अलावा अगर आप किसी और तरह का डाउट अगर पूछना है तो आप नाइजर चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और DM से पूछ सकते हो, या फिर वहीं पे आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आखिर में CBS मुंबई में कहाँ तक लास्ट राउंड हुआ था और कितने रैंक तक स्टूडेंट को एडमिशन मिल गया था। तो आज के लिए इतना ही। तो धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।